सो गाइस लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आपका यहाँ पर 197 सेट वाला, और इसका मैं अभी सेट करा ही रहा था आपको कि कल नई वीडियो प्रोवाइड करा पाया आपको, जैसे ड्यू टू रक्षाबंधन। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, एक बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन का चल रहा है हम लोगों के बीच में, तो उस वजह से मैं कल आपको सेट नंबर 3 प्रोवाइड नहीं करा पाया। यस, ठीक है बच्चों। सो यहाँ आज आपका सेट नंबर 3 मैं लेकर के आया हूँ। ये सेट नंबर 3 आपका 2022 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री में। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एसएससी इंग्लिश की ये लेटेस्ट बुक मार्केट में आई है 197 सेट के नाम से, उसी में से ही आपका बैक से यानी कि पीछे से मैं करा रहा हूँ। सेट नंबर 3 आपका ये आपके सामने है। यस गाइस, तो तसल्ली से देखिएगा बिल्कुल, और कुछ भी चीज़ नया आपको लगे तो उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर को। मेरा सेट नंबर 3 पहला क्वेश्चन बच्चों आपका एक्टिव एंड पैसिव से है, जो पूछा गया है उसको देखिएगा ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर आपका है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। रूल्स आपको मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन पर पकड़ बनानी। कह रहे कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी कोई भी पैसिव विदाउट बी की फैमिली के नहीं बन सकता है। बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना ये साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस हमारा पैसिव में चल रहा है। यस गाइस, यहाँ पर भी बच्चों बी का फैमिली आया है थर्ड फॉर्म में। मैं आपको बता चुका हूँ कि बी की फैमिली के अंदर आपके 5 नौकर इज एम आर वोज वर, इज एम आर वोज वर और बीन बीइंग, ये 8 लोगों का परिवार है बी का। अगर इनके साथ में थर्ड फॉर्म कभी भी आ जाए तो आप समझ जाएं कि दिया गया सेंटेंस आपका पैसिव है। यस, इनके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दिया गया सेंटेंस आपका पैसिव है। यहाँ पर यही हुआ, आपका हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, समझो पैसिव है। दूसरी बात, बाय से पहले अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तब भी सेंटेंस आपका पैसिव ही कहलाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। आपको बनाना है इसे एक्टिव। एक्टिव बनाने के लिए बच्चों जरूरी होगा कि आप यहाँ से सबसे पहले तो बीन हटाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा और बाय हटेगा। दूसरी बात, सेंटेंस शुरू होगा हमारा हिम से, यानी कि हिम का हो जाएगा ही। यस, ये आपका शुरू में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हाउ मेनी है, हाउ मेनी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी चाहिए। अब जरा सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ से कितने सेंटेंस हमारे रेस से बाहर हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप बनाने बैठेंगे तो इससे लाख तक नहीं बनेगा। कोशिश ये करा करें कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकाला करें। मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में आपको यही करना है कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है, बस इतना सा ही काम आपको करना है बच्चों एग्जाम में भी। यस, अब जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हैज कम से कम नहीं आएगा, ये कंफर्म है। डिड को क्या करते हैं बच्चों, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म में, डिड को हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तो बदलते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों हैड भी आया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। वोज आपका नहीं आएगा, तो आपकी मजबूरी है कि आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ हैड वाला क्वेश्चन, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस गाइस, यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर सी पूरी तरह से करेक्ट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो वोकैबुलरी से है। वोकैबुलरी है हमारी, बताना है सिनोनिम्स। किसका सिनोनिम्स बताना है बच्चों, स्मूथ का। बच्चों बस तो यहाँ क्लियर दिख ही रहा है, स्मूथ यानी कि मुलायम, कोमल, मृदुल, बहुत सारे इसके वर्ड हैं मीनिंग। अगला है फ्लैट यानी कि समतल, अनइवन उबड़ खाबड़, ये तो होने से रहा, रफ भद्दा, ब्रोकन टूटा हुआ, बस एक ही बच रहा आपके पास में फ्लैट, इसे ही आपको लगाना होगा इसका आंसर। बाकी सभी बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं इसके, और अपोजिट मीनिंग आपसे यहाँ पूछा नहीं गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि थर्ड में आपका क्वेश्चन है, द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। सो यहाँ ये जो अंडरलाइन किया गया है इसमें बताना आपको क्या एरर आपका है। बच्चों
यहाँ पर उसने एक वर्ब लगाया आपका अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है बच्चों क्षमा मांगना। अपोलोजाइज के साथ में बच्चों आपका जो अगर प्रीपोजिशन लगाना हो तो फिक्स प्रीपोजिशन हमारा टू लगा करता है। अपोलोजाइज टू समवन, किसी से माफी मांगना। तो यहाँ पर बच्चों आपका द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड टू द टीचर, यहाँ पर आपका टू आना चाहिए था सेंटेंस में, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा हमारा। यानी कि इसका जो प्रॉपर आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। दूसरी बात बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें आती हैं बीच बीच में, किसके साथ ये फिक्स आता है, ये फिक्स आता है, तो इनको ना लिखते रहा करो। एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों की ये थी कि सर फिक्स प्रीपोजिशन याद नहीं हो रही हैं, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन जो है आपकी वो इसी तरह से याद होंगी। ये जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ये एकदम याद कभी नहीं होंगी, ये एक एक दो दो करके ही याद होंगी आपको। यस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ही said the stars are shining brightly tonight। बच्चों यहाँ पर द स्टार्स तो द स्टार्स ही रहेगा, उसको तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इजेमार को आपको करना होगा वोज वर्ब। अब यहाँ पे इजेमार का वोज वर्ब यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों सेंटेंस हमारा सिंपल है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाना है। यहाँ लगा हुआ है, यहाँ दैट दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर इफ दे दिया गया है, ये रेस से बाहर हुआ आपका। अब मजबूरन आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। The recently hike in the price of petroleum product will hit household budget severely। यहाँ देखना है कि बच्चों सेंटेंस में क्या आंसर आपका हो सकता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग यहाँ से सेंटेंस को शुरू करते हैं। द रिसेंटली हाइक, मैंने आपको बताया कई बार कि प्रिपरेशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते, ये हिस्सा कुछ नहीं है, ये हिस्सा हमारा कुछ नहीं है। अब ये जो वर्ब आया है ये इसके हिसाब से आया है। अब अगर इसके हिसाब से ये वर्ब आपका आया है बच्चों, जब भी वर्ब आपका आता है सेंटेंस में तो आप समझिए कि वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, यानी कि उसका सब्जेक्ट यही है हाइक। अगर ये इसका सब्जेक्ट है तो ये पक्का या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। अब ये बच्चों प्रोनाउन तो कम से कम नहीं है, इसका मतलब ये नाउन ही है। क्या है ये आपका नाउन है। अब बच्चों नाउन से पहले जो वर्ड आया करता है वो आया करता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पर बच्चों रिसेंटली जो है, रिसेंट आपका वर्ड होता है, रिसेंट में एल वाई लगाया गया है तब बना है रिसेंटली। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव है। हालांकि रिसेंट आपका चाहे भले नाउन की तरह भी काम करता हो, लेकिन नाउन से पहले जो वर्ड आपका आ रहा है वो सीधा एडजेक्टिव ही कहलाएगा, चाहे वो नाउन भी हो। तो रिसेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। और जब भी आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे, जब भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो काम करता है एडवर्ब का। यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, जबकि यहाँ पर एडवर्ब आना नहीं चाहिए था। तो गाइस यहाँ पर शुरू में द रिसेंटली हाइक नहीं, द रिसेंट हाइक होना चाहिए था सेंटेंस में। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है, इसका मतलब आपके सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। ओके गाइस, बी पार्ट आपका पूरी तरह से एरर हो जाएगा, यहाँ आपको बी पार्ट में गलती लगानी होगी। आगे बढ़ते हैं। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। तो गाइस यहाँ पर बताना होगा कि क्या ऑप्शन आपका सही रहेगा। इज रिलैक्स, बच्चों ये तो आने से रहा, क्योंकि इज एम आर के साथ में या तो आपकी थर्ड फॉर्म आया करती है या फिर आईएनजी फॉर्म, ये गलत हो गया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी गलत हो गया है। अब आपको बचता है या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन लगाना होगा। अब बच्चों रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम देना या राहत मिलना किसी को। द आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्स्ड एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। अगर मैं यहाँ पर इज रिलैक्स्ड लगा रहा हूँ तो सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाएगा, जबकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका डूअर है। अगर ये रिसीवर होता तो सेंटेंस हमारा पक्का पैसिव में जा सकता था, लेकिन सेंटेंस अब हमारा एक्टिव में जाना चाहिए। और बच्चों ये भी रेस से बाहर होगा। तो आपका देखिए, अगर आपको ग्रामर रूल नहीं भी याद है तो आप देखिए किस तरह से सेंटेंस को कट कर रहे हैं। आप लोग उस पोर्शन को बाहर निकाल दीजिएगा जो आपका आंसर हो ही नहीं सकते, बस फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, आंसर आपके सामने अपना आप आ जाएगा। तो यहाँ ये सारे ऑप्शन इससे बाहर हो गए, आपका आंसर हो गया डी, पूरी तरह से करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे वो पार्ट ढूंढना होगा जहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा और अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जस्ट ऑफ वी एंगेज इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप increases happiness and diminishes misery. It doubles our joys and divides our grief. When we do well, it is delightful to have friends who are pleased with our success. Guys, यहाँ आपको सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। Guys, our amusement have little zest. Zest मतलब उत्साह। If we engage in them in solitude. सेंटेंस हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया है, वर्ब भी आई है। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होना चाहिए ए से ही, अगर देखा जाए तो किसी और में ऑप्शन में ही नहीं है अगर देखा जाए तो, या फिर आप लोग शुरू कर सकते हैं सेंटेंस यहाँ से। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिश माइजरी। इन दोनों में से किसी एक से सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन अगर मैं बी से शुरू करता हूँ तो ज़रा देखना होगा मुझे, या फिर ए से शुरू करता हूँ तो भी देखना होगा। फ्रेंडशिप हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है और माइजरी को डिक्रीज। आगे देखते हैं। इट डबल्स ओवर जॉयस एंड डिवाइड्स ओवर ग्रीफ। ये बिल्कुल हो सकता है। इट मतलब फ्रेंडशिप के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ से ये बात बन गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए के बाद बी लगाता हूँ तो यहाँ पर कोई बात इसमें नहीं बन पा रही है। तो गाइज यहाँ पर आप आंसर शुरू कीजिएगा बी से ही, आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पर। योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। गैस दो चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, एज ए सुपरफ्लोज क्वेश्चन दिया गया है। सुपरफ्लोज मतलब बच्चों यहाँ पर प्रीसीड्स पहले आ गया, प्री मतलब पहले और बिफोर का मतलब भी पहले, ये दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं आपको। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड आपके कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। यस, तो यहाँ पे या तो प्रीसीड्स आएगा या बिफोर। अब मुसीबत ये है कि बच्चों हटाएं क्या, अगर मान लीजिए हटाना पड़ भी जाए आपको एग्जाम में, लाइक यहाँ तो हालांकि स्लैश लगे हुए हैं, आपको सिर्फ गलती निकालनी है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे हटाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आपका सिर्फ सब्जेक्ट आया योर नेम, प्रीसीड्स यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के आपका नहीं बन सकता है। तो प्रीसीड्स का आना ज़रूरी है, यहाँ से बिफोर आपको हटाना होगा और यहाँ पर गलती हो जाएगी आपके सी पार्ट में। अगला सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 9। I am working on too many projects. I think have bitten off more than I can chew. ये आपका एक इडियम है, मतलब ज़्यादा काट लेना और चबा पा नहीं रहे हैं, यानी कि ज़्यादा जिम्मेदारी हाथ में ले लेना और काम ना कर पाना। किसी के कह सकते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा काम हाथ में ले लेना और उसको निभा ना पाना। नॉट एबल टू फिनिश वर्क। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पूरी तरह से करेक्ट। टू बी हैप्पी, टू मल्टीटास्क, टू फाइंड वर्क डन, जी नहीं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। आगे आपका वोकेबलरी है, वर्ड है आपका इमिनेंट, आपको बताना है इसका साइनोनियम्स। यस गाइस, क्लियर साइनोनियम्स देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। पहले तो बता दूं बच्चों, जो वर्ड हमें दिया गया है इमिनेंट, ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बच्चों शीघ्र होने वाला, बिल्कुल जो शीघ्र आपका मतलब अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, कुछ ही देर में होने वाला है, लेकिन अप्रिय घटना, घटित होने वाला, सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं घटित होने वाला। यस, अब आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका अनयाल्डिंग। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, ये सभी वर्ड जो हैं उसकी तरफ से नेगेटिव वे में ले गए हैं, क्योंकि सबके आगे कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड ही लगा हुआ है। तो बच्चों अगला वर्ड है अनयाल्डिंग, तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जिद्दी, हठीला, अटल, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। अगला वर्ड है बच्चों हमारा
अनयाल्टी का मतलब बच्चों ऐसा भी समझ लीजिए जो कभी हार ना माने, इसको बोल सकते हैं। अगला है बच्चों इग्नोरेंट, अनजान यानी कि। अगला है इम्पेंडिंग, तुरंत घटित होने वाला, अभी शीघ्र घटित होने वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। डिस्टेंस मतलब दूरी, तो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट सी। अगला देखिएगा अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब जो सुनाई ना दे। अगला वर्ड है इनएडिबल, जिसे खाया ना जा सके, ये तो होगा नहीं। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, ये आंसर हो सकता है। इनडिलायबल, जिसे मिटाया ना जा सके। ऑडिबल, जिसे सुना जा सके। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी गलती उसने आपको दी है, जब उसने कहा है कंप्यूटर क्राइम, तो यहाँ गए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, प्लूरल का नहीं, क्योंकि क्राइम्स नहीं कहा है, खाली क्राइम कहा है। तो यहाँ पर आपका हैज़ बीन आना चाहिए था। हैज़ बीन इन द न्यूज सिंस, हैज़ बीन इन द न्यूज फ्रॉम, हैज़ बीन ऑन द न्यूज सिंस, हैज़ बीन इन द न्यूज सिंस। सो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। बाकी सब कुछ यहाँ पर करेक्ट सही है, बस यहाँ पे हैव की जगह हैज़ हमें लगाना था, और बाकी सभी गलती हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आगे ध्यान दीजिएगा। अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, कांच का गिलास कंटेनर जिसमें मछली को रखा जाता है, बच्चों से बोलते हैं एक्वेरियम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। एट्रियम बोलते हैं आंगन को। बीकर बच्चों आपने सुना होगा, जब आप कभी साइंस के वगैरह प्रैक्टिकल किए होंगे आपने, छोटी मोटी नली वगैरह को बोलते हैं। वेस यानी कि फूलदान। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस। हालांकि पैसिव वॉइस पहले ही बना हुआ है, क्योंकि बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। गैस जब भी बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म आपका आ जाए तो समझिएगा कि ऑलरेडी आपका सेंटेंस पैसिव बना हुआ है। अब आपको एक्टिव बनाना है, तो बच्चों आपको ढूंढना होगा इज एम आर। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा हो, तो आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस आई एन जी। कितनों में है? पहले में तो है नहीं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। ये सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव पैसिव और आइडेंटिफाई करने का। इट इज़ गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ये भी आपका एक इडियम है। टेक इन टू अकाउंट, किसी बात पर विचार करना, किसी बात पर विचार करना। लीव मतलब छोड़ देना, सिलेक्ट मतलब चुनना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, और कंसीडर मतलब विचार करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला सेंटेंस हमारा नो सूनर से है। बच्चों नो सूनर का रूल आपको पता ही है कि नो सूनर के साथ में आपका डिड या हैड में से कोई एक आया करता है, जो कि आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अगर डिड आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइम, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपका देन आना चाहिए, जबकि यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में देन तो आया हुआ है, लेकिन THEN वाला आया हुआ है, ये आपका रॉन्ग होगा। यहाँ आपका THAN वाला होना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पर सेंटेंस के बी पार्ट में आपके गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो वर्ड है हमारा वोकेबलरी से है, एंटोनिम्स बताना है। आपको बताना है बच्चों इस वर्ड का मीनिंग। इसका मतलब होता है बच्चों कैमरेडरी, मतलब भाईचारा, मिलजुल कर रहने वाले, दोस्ती समझ लीजिएगा। अब आपको बताना है एंटोनियम्स। अमेटी मित्रता, कंपेनियनशिप भी भाईचारा, फ्रेंडशिप मित्रता। बच्चों अपोजिट में सिर्फ यही हो जाएगा डिसलाइक, नापसंद करना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला वर्ड है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना उसको। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन पे देखते हैं चल के आपको लेकर के। डिसअपॉइंट, फॉरगिव, प्रिवेंट और प्रेज। जब बच्चों अपोजिट बताना है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 19 हमारे सामने ये रहा।
इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है वर्थ, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। बच्चों वर्थ के बाद में आपका हमेशा जिरण के सहाय करता है। जिरण मतलब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कुछ भी कह लीजिएगा आप लोग। जिरण को जिरण तभी माना जाता है जब उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, अन्यथा उसको वर्ब माना जाता है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। बच्चों हैविंग द ट्रबल नहीं, आपको यहाँ पे टेकिंग ट्रबल लगाना चाहिए था। टेकिंग द ट्रबल भी नहीं बल्कि टेकिंग ट्रबल ओनली। सेंटेंस में यहाँ पर आपका डी पार्ट में हो गया है एरर। अगले में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पेल करेक्ट है, बस सिर्फ उसे ढूंढना है। पहला वर्ड वेयर, अजीब, अजीबोगरीब। अगला वर्ड है कैंसल। अगला वर्ड है रिसीव, प्रिपेयर। तो ये सभी आपके रॉन्ग हैं बच्चों, दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं। कैंसल में सी आना चाहिए था, प्रिपेयर में आई आर नहीं आना था, आई नहीं आना था। रिसीव की स्पेलिंग तो पूरी तरह से गलत है, बस एक वेयर्ड ही आपका सही है, अजीब। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्लोट टेस्ट से है। क्लोट टेस्ट हमारा 5 मार्क्स का रहता है एग्जाम में। आपको एग्जाम में से 5 मिनट में ही कोशिश करनी है करने की। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अगर मुझे करने को कहा जाए तो शायद मैं 5 मिनट से पहले कर दूँ, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे समझाते हुए पढ़ाना है। ओके दोस्तों, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं सोचें कि सर ने तो कर तो 10 मिनट में कराया और हमें कह रहे हैं 5 मिनट में करना है। और मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको वहाँ सिर्फ करना है। यस, ये दो बातों में अंतर है। कह रहा है कि हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली अ पर्सनैलिटी or character of the story dash the child interest the most, dash use different voices, dash each character or act, various dash forms the story to bring life to those characters, dash out parts from the story will make story session। yes guys, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे पूरी तरह से। सो गाइस यहाँ पर स्टोरी का बेस समझ लीजिए, टेंस समझ लीजिएगा। स्टोरी का मोस्टली पार्ट आपका चल रहा है प्रेजेंट में, तो आपको प्रेजेंट की वर्ब लेकर चलना है। इससे आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे आप पहला ऑप्शन ही देख रहे हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे आई एस है, परफेक्ट बनाया है, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आती है बच्चों। यस, और कहानी जो हमारी चल रही है वो चल रही है स्टोरी सुनाने पर, बच्चों को किस तरह कहानी सुनानी चाहिए, किस तरह नहीं, इस बेस पर। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली, यहाँ पर आ गया यूजुअली। देखिए मैंने अपने ग्रामर रूल के दौरान आपको बताया कि सेंटेंस में ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, यूजुअली इस तरह के वर्ड आ जाए तो समझो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, कट, कैच, कैच या हैज कट। अब ऐसे सेंटेंस तो बनना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। अब यहाँ पे देखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है तो सिर्फ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ई एस। अब यहाँ पर है अ पर्सनैलिटी, तो बच्चों अ पर्सनैलिटी को देखते हुए यहाँ पर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी होगी। सिंगुलर वर्ब हमारी होगी कैचेस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी पूरी तरह से करेक्ट। ओके, यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच अदर, ईच करेक्टर। यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच करेक्टर, either, so, also, however, so each character or act out various dash from the story। गाइस यहाँ पे मैं माफी चाहूँगा, स्टोरी यहाँ पर आपका ये आपका जो कैचेस था वो यहाँ आना था, सी ऑप्शन। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, डैश यूज डिफरेंट वॉइस। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया है, सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ है, इसलिए जो है मैं डिफरेंट वॉइस यूज करना चाहिए करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सो, यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट कि सो यूज डिफरेंट वॉइसेस, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। सो यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच करेक्टर, फॉर ईच करेक्टर, यानी कि हर करेक्टर के लिए आपको डिफरेंट वॉइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। देखिए कितनी ईजी सा दिया गया है बच्चों को, और ये सीजीएल प्री में आपको ये हालात है बच्चों। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ केवल कि डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ कोशिश करनी चाहिए बच्चों। आउट
फॉर ईच करेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश, वेरियस पेजेस, शीट्स, पार्ट्स, वर्ड्स। मतलब स्टोरी के अंदर जो है कहानी के पार्ट्स हुआ करते हैं, तो यहाँ पर वेरियस पार्ट्स आएगा, पेजेस तो आने से रहा। जब हम लोग स्टोरी सुना रहे होते हैं तो अलग अलग पार्ट में सुना रहे होते हैं कि ऐसा वहाँ पर हुआ, फिर वहाँ पे ये हुआ, फिर वहाँ पे ऐसा हुआ। सो वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर्स डैश, जिससे कि उनको हम लोग जीवित कर सकें उन करेक्टर्स को। आगे ध्यान दीजिएगा, डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर किड्स। तो वो जो पार्ट्स हैं स्टोरी के उनको हमें भरना है, जिससे कि स्टोरी जो है बच्चों के लिए एक मेमोरेबल हो जाए, यादगार हो जाए। सो यहाँ पे सेइंग, एक्टिंग, टेलिंग और आस्किंग। तो गैस यहाँ पर पूरा जो एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि क्लोज टेस्ट का जो अगला वर्ड या पिछला वर्ड होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि यहाँ तो फुल स्टॉप आगे सेंटेंस नहीं खत्म हो गया है, सेंटेंस शुरू होगा हमारे यहाँ से। यस, अब यहाँ पर आगे आ रहा है आपका आउट। आउट आपका आता है सेइंग आउट, एक्ट आउट, टेलिंग आउट या आस्किंग आउट। तो गैस यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्ट आउट, अभिनय करना। ये भी आपका फिक्स फ्रेजल वर्ब समझ लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि इस तरह की कोई भी फ्रेजल वर्ब अगर आपकी आ रही है तो आप उनको हाथों हाथ लिख लिया करें, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, आपको याद ना करनी पड़े, रट्टे ना लगाने पड़े। ओके दोस्तों, सो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और यहाँ आपका ये सेट भी खत्म होता है बच्चों। सो उम्मीद करता हूँ कि पहले सेट की तरह आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर खूब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट किया करें और क्या चाह रहे हैं आप हमसे ये बताया करें। फिलहाल दोस्तों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।